हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एंशियंट बिहार देख लिया था, प्राचीन बिहार। और प्राचीन बिहार में देखा था कि बिहार की जो स्थिति है, बिहार कहां है? मगध। मगध इस क्षेत्र में है, यहां पे है। यानी कि मगध की जो स्थिति है, बिहार की जो स्थिति थी वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। तो स्वाभाविक सी बात है, स्टोन एज का इफेक्ट तो यहां दिखाई देता है प्लेट्यू रीजन में, पठारी क्षेत्रों में। गंगा घाटी में बहुत सारे साक्ष्य खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो जो कि बिहार का मतलब हो गया, बिहार मीन्स बिहार एंड झारखंड। तो झारखंड वाला क्षेत्र प्राचीन मगध। तो इसमें एंशियंट इंडिया में जो स्टोन एज के बाद डायरेक्ट जो डेवलपमेंट है पाषाण काल के बाद, वो वैदिक काल का डेवलपमेंट है, वैदिक काल का विकास हुआ। और वैदिक काल में भी ऋग वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक तो यहां है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन इस क्षेत्र में है, सिंधु घाटी सभ्यता इस क्षेत्र में। तो स्वाभाविक सी बात है, वैदिक लेटर वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड के बाद महाजनपद का डेवलपमेंट होता है। महाजनपदा, और उसमें देखिए अंग वो मगध और वज्जी, ये इनका विकास हुआ। इसी में से राइज ऑफ मगध हुआ, मगध का विकास हुआ, मगध का उत्कर्ष हुआ। राइज ऑफ मगध, हरियक, शिशुनाग, नंदवंश। और उसके बाद तब आए मौर्य। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुम्हार के पार्क में जो उसके अवशेष प्राप्त होते हैं, रिमेनिंग्स ऑफ दैट पीरियड। अशोक के शिलालेख तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त होते हैं, इन होल पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अशोकाज एडिक्ट वेयर फाउंड। और उसके बाद मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल की बात जब करते हैं, तो मौर्योत्तर काल में थोड़ा सा ये क्षेत्र उपेक्षित है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस समय बिहार वाला, ये मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है और ये पश्चिमोत्तर वाला जो पार्ट है वो अधिक महत्वपूर्ण हो गया। कन्नौज शक्ति का केंद्र आ गया, यानी पाटलिपुत्र का पतन है, कन्नौज शक्ति के केंद्र में चला गया। और तब जो है, नहीं मौर्योत्तर नहीं, मौर्योत्तर के बाद, मौर्योत्तर के बाद गुप्तोत्तर काल, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये तीनों काल में देखते हैं इस समय थोड़ी सी कम चर्चा है। फिर गुप्तोत्तर के बाद पाल शासकों ने क्या किया, इस क्षेत्र में जो एक मजबूत स्थिति अपनी दर्ज की। जो इंपॉर्टेंट रोल तब क्या है, यहीं से शुरुआत होती है मध्यकाल की, मीडिएवल इंडिया की। तो मध्यकालीन भारत जब हम लोग करेंगे तो पाल वंश से शुरुआत करेंगे, जो पूर्व मध्यकाल का भाग है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि मध्यकालीन भारत को, मीडिएवल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो मध्यकालीन भारत को 3 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। तो जब हम बिहार की भी बात करेंगे, मध्यकालीन बिहार की, तो हम लोग ये पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल के अंतर्गत जो पाल वंश के शासक और सेन वंश के शासक जिन्होंने बंगाल बिहार के क्षेत्र पर अधिकार किया, शासन किया, तो उनके समय में फिर बिहार का राइज होता है। और इसी समय में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो पाल शासकों से मध्यकालीन बिहार की शुरुआत होती है। तो सबसे जो पहला सेक्शन हमारा होगा वो पाल वंश। तो 8वीं शताब्दी के मध्य में एकदम, अब एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाते जाना है, क्योंकि बिहार के इतिहास वाली क्लास का मुख्य मकसद मेरा एक ही है कि आप चीजों को क्लास के स्तर पर ही दिमाग में डाल लीजिए। मटेरियल है घर में, लेकिन क्या होता है कि पढ़ नहीं पाते, स्टार्ट करते हैं, इतना फैक्ट है, छोड़ देते हैं। तो कुछ चीजों पर फोकस करना, चीजें सब पता है। 8वीं शताब्दी के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, तो 8वीं शताब्दी के मध्य में, 8वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया, 750, ये याद रखिएगा। जब 8वीं शताब्दी कहते हैं ना, तो 701 से 800, 701 से 800, 8वीं शताब्दी का यही मतलब है। तो जब हम लोग 8वीं शताब्दी की बात करते हैं, 18th सेंचुरी की बात करते हैं, तो 18th सेंचुरी मीन्स
मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी के मध्य में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। पाल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल। पाल डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गोपाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, 750 ईस्वी में। और इसी में मैंने बताया भी था, मिडिएवल इंडिया भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो वहां पर बताया था गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल, और देवपाल के समय में तो यहां पर याद रखेंगे, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार, एक बौद्ध स्थल, बौद्ध प्लेस, बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया। 5 गांव की आय, इनकम ऑफ 5 विलेजेस वेर गिवन टू बलपुत्र देव। बलपुत्र देव को दिया गया। बलपुत्र देव शैलेंद्र डायनेस्टी का रूलर था। और जावा सुमात्रा में श्री विजय एक क्षेत्र है, श्री विजय का शासक था। श्री विजय के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव को 5 गांव की आय दान में दिया था देवपाल ने। क्लियर? तो देवपाल ने दिया। और इसी में पाल वंश का शासक हुआ रामपाल। रामपाल के समय में, यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश मिथिला क्षेत्र में, तो रामपाल के शासन काल में मिथिला तिरहुत प्रमंडल में, मिथिला में कर्नाट वंश का संस्थापक नन्यदेव, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नन्यदेव शासन काल क्या है? 1097 से 1147 था, जिसने नेपाल का क्षेत्र को जीता था, नेपाल क्षेत्र को विजित किया था। नेपाल रीजन वेयर डिफीटेड बाय नन्यदेव एंड कर्नाट डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय नन्यदेव। नन्यदेव के द्वारा कर्नाट वंश की स्थापना की गई मिथिला क्षेत्र में, मिथिला जो प्राचीन विदेह की राजधानी मिथिला, तो मिथिला क्षेत्र में, मिथिला मतलब कि तिरहुत क्षेत्र में, तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। यह भी एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिथिला, प्राचीन मिथिला या विदेह, प्राचीन विदेह गणतंत्र किस प्रमंडल के अंतर्गत है? तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत एक क्वेश्चन दे सकता है। अब देखिए, इसमें नेपाल तक के क्षेत्र को जीता था। किसने जीता था? नन्यदेव ने। नन्यदेव ने स्थापना की थी कर्नाट वंश की। और इसमें पाल शासक कौन है? रामपाल। रामपाल के ही दरबार में संध्याकर नंदी था, जिसने की रामचरित पुस्तक की रचना की। रामचरित मतलब ये रामपाल का चरित्र, ये भगवान राम का चरित्र नहीं है। रामचरित का मतलब है रामपाल का चरित्र, रामपाल का जो है बायोग्राफी ऑफ रामपाल। तो नेक्स्ट देखते हैं और पाल वंश में सबसे इंपॉर्टेंट हुए धर्मपाल। पाल वंश में धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना भागलपुर क्षेत्र में, महाविहार की स्थापना। और ओदंतपुरी कहा? नालंदा क्षेत्र में। ओदंतपुरी और जगदल के विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के केंद्र बने। जगदल और ओदंतपुरी किसके काल में? धर्मपाल के काल में। हालांकि ओदंतपुरी के बारे में बोला जाता है कि इसकी नींव गोपाल ने ही रख दी थी, धर्मपाल और देवपाल ने इसको पूर्ण किया था। लेकिन ये जो बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में कौन कौन विकसित हुआ? विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगदल। जैसे क्वेश्चन आता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ? तो पाल वंश के शासकों के दौरान ये 3 हुआ, ओदंतपुरी, जगदल और विक्रमशिला। अभी हाँ, देखिए कुछ चीजें हैं जहां पर कि आप बाद में सर्च कीजिएगा। अभी हाँ, ये जो नालंदा वाले क्षेत्र में है, तो इसमें मतलब 3 नाम आता है, ओदंतपुरी, जगदल और एक विक्रमशिला। विक्रमशिला वाला जो क्षेत्र है ये आप बिहार में मध्यकालीन बिहार हम लोग कर रहे हैं, मीडिएवल बिहार कर रहे हैं। लास्ट क्लास में, यानी हम लोगों ने लास्ट बैच में, ये लास्ट वीक में क्या किया था? प्राचीन बिहार का इतिहास किया था। आज मध्यकालीन बिहार का इतिहास करते हैं। और मध्यकाल की शुरुआत, जैसा कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है पूर्व मध्यकाल से, उसी तरह से मध्यकालीन बिहार की भी शुरुआत होती है पूर्व मध्यकाल से, प्री मीडिएवल से। और पूर्व मध्यकाल में जो पहला महत्वपूर्ण वंश है वो पाल वंश है। और पाल वंश के द्वारा बिहार क्षेत्र में, मतलब बंगाल बिहार क्षेत्र में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। बंगाल बिहार क्षेत्र में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की, इसको याद कर लेना है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, पाल वंश की। और देवपाल, पाल वंश से संबंधित, ये तो आप लोगों के दिमाग में होगा कि गोपाल के बाद हुआ गोपाल,
धर्मपाल, देवपाल और रामपाल, ये 4 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है रामपाल, जिसमें कि देवपाल ने शैलेंद्रवंशी, जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए, मतलब 5 गांव की आय अनुदान में दिया। इनकम जो हो रहा था वो उनके टेक केयर के लिए, देखरेख के लिए दिया गया। रामपाल के समय में मिथिला में मिथिला तिरहुत में कर्नाट वंश की स्थापना की गई। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे? नन्यदेव, पूछा हुआ बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नन्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक है और इसने नेपाल तक के क्षेत्र को जीता था, यानी मिथिला से नेपाल तक के क्षेत्र को जीता था। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना, यह भी पूछा हुआ कर्नाट वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी? तो मिथिला क्षेत्र में। इसके बाद पाल वंश का जो सबसे पॉपुलर शासक हुआ, सबसे शक्तिशाली तो देवपाल था जिसने 5 गांव की आय दान में दी। सबसे पॉपुलर शासक हुआ धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की, और ओदंतपुरी के ओदंतपुरी महाविहार जिसकी स्थापना किया था गोपाल ने, तो ओदंतपुरी महाविहार में, तो उसमें विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ओदंतपुरी और जगदल, यानी बिहार और बंगाल में विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। इसी काल में निर्मित हुआ गहरवाल वंशी। अब इसके बाद देखिए, इसी टाइम पीरियड में गहरवाल वंश की चर्चा। गहरवाल वंश के शासक कहां थे? कन्नौज, बिंदी वाले क्षेत्र में, इन द बिंदियन रीजन, इन द कन्नौज रीजन, यूपी। तो गहरवाल वंशी गोविंद चंद्र, गहरवाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। हालांकि सबसे पॉपुलर शासक हुआ जयचंद्र। तो गोविंद चंद्र के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरुस्क दंड क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। तो याद रखिएगा, यूपीएससी में बहुत पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ पीटी के स्तर पर, जो यूपीएससी में सिंपल टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है तो वो भी बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तुरुस्क दंड नामक टैक्स यहां से कलेक्ट किया गया था। तो तुरुस्क दंड नामक कर यहां के किसानों से प्राप्त किया था। किसने? गहरवाल वंशी गोविंद चंद्र के समय में। तो गोविंद चंद्र का एक मिलता है मुंगेर ताम्रपत्र, और इसमें क्या है कि यहां से के किसानों से प्राप्त होता था, जिससे तुर्की आक्रमण को रोकने के साधन प्राप्त होते। मतलब यह कि तुर्की शासन को रोकने के लिए जो टैक्स का कलेक्शन हुआ था, चूंकि राजपूत काल के समय में, इसी समय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो जो तुर्की शासन को रोकने के लिए, तुर्की आक्रमण को रोकने के लिए आपने ये भी देखा था कि राजपूतों का संघ बनाया गया था। हिंदू शाही वंश के शासकों ने राजपूतों का संघ बनाया था। तो इसी समय एक टैक्स कलेक्ट किया गया था यहाँ के किसानों को, तुरुस्क दंड। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो गोपाल, पाल वंश का संस्थापक सबको पता है। देवपाल, बलपुत्र देव, देवपाल ने दान दिया था, मतलब आय दान दिया था बलपुत्र देव को। तो बलपुत्र देव कौन है? जावा सुमात्रा के शैलेंद्रवंशी शासक, श्री विजय का शैलेंद्रवंशी शासक है बलपुत्र देव, उसको दिया था। तीसरा पॉइंट हो गया, रामपाल के समय में कर्नाट वंश की स्थापना हुई। रामपाल पाल वंश का शासक है। कर्नाट वंश की स्थापना मिथिला में नन्यदेव ने किया था। इसके बाद पाल वंश का शासक धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी सबको पता है, ये बहुत पॉपुलर है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, और ओदंतपुरी और जगदल में विश्वविद्यालय बनवाया था। तो जगदल और ओदंतपुरी वर्तमान बिहार और वर्तमान बंगाल का जो क्षेत्र है वो जगदल, ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुए। और तुरुस्क दंड नामक कर किसानों से वसूला गया था गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्रपत्र के अनुसार। तो मुंगेर ताम्रपत्र किसने जारी किया था? गोविंद चंद्र ने मुंगेर ताम्रपत्र, तो मुंगेर कॉपर इंस्क्रिप्शन, और ये जारी किया गया था, इशूड बाय गोविंद चंद्र, गहरवाल रूलर। और इसमें क्या है? तुरुस्क दंड नामक कर यहाँ के किसानों से वसूला गया, जो संभवतः तुर्की आक्रमण को रोकने का प्रयास था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, 12वीं-13वीं शताब्दी में इब्न बख्तियार खिलजी, आप लोगों को पता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इब्न बख्तियार खिलजी, एक चीज याद रखेंगे कि
भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये दो प्रमुख रहे मोहम्मद गौरी के सिपह सालार, जिन्होंने तुर्की शासन को विस्तृत रूप दिया, क्लियर। तो तुर्की शासन को विस्तृत रूप देने में दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है इब्न बख्तियार खिलजी। आप देखेंगे कि जो भारत में तुर्की शासन की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। और मोहम्मद गौरी के दो प्रमुख सेनापति थे, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? दिल्ली अजमेर पर अधिकार कर लिया था पृथ्वीराज चौहान को हराकर। और मोहम्मद गौरी के विजय अभियान को दोनों साइड बढ़ाया। इधर ऐबक ने गुजरात को जीता और बंगाल को जीता था बख्तियार खिलजी ने। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, बख्तियार खिलजी ने। और यही बख्तियार खिलजी है, हाँ, बख्तियारपुर। और यहां कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात को जीता था 1196 में जीता था, और इसीलिए ये काफी प्रिय था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो इसका साम्राज्य 4 भाग में बटा। तो यलदौज और कुबाचा इस साइड रहे, ऐबक को दिल्ली से लेकर गुजरात तक का क्षेत्र मिला, और बख्तियार खिलजी इधर ही बिहार बंगाल में रहा। इसका इंटरेस्ट इधर से जाने का नहीं था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि 12वीं 13वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने बिहार में कर्मनासा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया, जिसमें तुर्की शासन के युग आरंभ हुआ। कर्मनासा के आगे, कर्मनासा किसकी सहायक नदी? वो गंगा नदी तंत्र का ही एक भाग है। तो गंगा नदी तंत्र का भाग है, तो पूर्व की ओर विस्तार किया, बिहार तक के क्षेत्र में आया। और इसमें जो है सो सफल अभियान करके बिहार में तुर्की शासन की शुरुआत करता है कौन? बख्तियार खिलजी। कौन था बख्तियार खिलजी? मोहम्मद गौरी का सिपह सालार था, उसका सेनापति था। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ को 1198 ईस्वी में जीता, 1198 में जीता ओदंतपुरी बिहार शरीफ को। यही ओदंतपुरी बिहार शरीफ का क्षेत्र। 1203-4 में उसने नदिया पर चढ़ाई किया। नदिया मतलब बंगाल नदिया जिले से ना, कौन थे वो? महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पर नदिया जिले पर अभियान किया, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। सेन वंश हम लोग कर चुके हैं, लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी कौन? नदिया। इस पर चढ़ाई किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश के समय में, यह भी एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी के लगभग हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। हिसामुद्दीन इवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया तथा शासन इजुद्दीन तुगान खां जिसे तुगरिल दिया रहता है, ज्यादातर जगह पर दिया रहता है। इवाज को हटाकर तुगरिल को गद्दी पर बैठा था, तुगरिल को प्रदान किया। बिहार की राजधानी तुगलक काल में बिहार शरीफ थी तुगलक काल में। और इस काल में सबसे प्रसिद्ध प्रशासक हुआ था मलिक इब्राहिम, जो मलिक बयां के नाम से भी जाना जाता है। मलिक बयां के नाम से कौन जाना जाता है? मलिक इब्राहिम। क्लियर? एकदम एक एक चीज को दिमाग में बैठाते जाइए। तुर्की शासन की स्थापना बिहार में किसने किया? इब्ने बख्तियार खिलजी ने, यानी बख्तियार खिलजी ने किया। इसी ने क्या किया कि कर्मनासा नदी के पूर्वी ओर सफल अभियान किया, यानी बिहार तक के क्षेत्र को जीता, तुर्की शासन की शुरुआत की। और इसने ओदंतपुरी बिहार को 1198 में जीत लिया, बिहार शरीफ को 1198 में जीत लिया। और इसने नादिया तक भी चढ़ाई की, जो कि लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। लक्ष्मण सेन कौन था? सेन वंश का शासक था। पाल वंश आया, पाल वंश के बाद सेन वंश, यानी सेन वंश के शासन काल में बिहार पर तुर्की शासन स्थापित हो गया। इसके बाद ये था तुर्की में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के समय में इवाज यहाँ का जो शासक था, जिसको पराजित किया गया। यहाँ की जो देखरेख, मतलब कि यहाँ का जो
प्रमुख था वो हिसामुद्दीन इबाज था। इसको पराजित करके इस पर अधिकार किया और इजुद्दीन तुगरिल तुगान खां को, तो तुगरिल को यह क्षेत्र प्रदान किया। तुगलक काल में यानी कि आ गया कौन सा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में इसकी राजधानी बिहार शरीफ रही और इस समय सबसे प्रसिद्ध शासक था मलिक इब्राहिम, जो मलिक बयां के नाम से पॉपुलर है, मलिक बयां के नाम से पॉपुलर है। अगले सेक्शन पे चलते हैं। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने 1398 ईस्वी में, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने 1394 ईस्वी में 1394 में ख्वाजा जहां को यह क्षेत्र सौंपा, जिसे सुल्तान उस सर्क की उपाधि प्रदान हुई, सुल्तान उस सर्क की उपाधि। तो ख्वाजा जहां को बिहार का क्षेत्र मिला किससे? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। आप लोग को पता है ना, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तुगलक वंश का अंत हो रहा था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, एक नासिरुद्दीन दूसरा है, नासिरुद्दीन महमूद है एक गुलाम वंश में, जिस पर कि तबकाते नासिरी पुस्तक लिखा था किसने? मिनहाज उस सिराज ने। एक यहां पर नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है 1394। इसी के काल में 1398 में आक्रमण किया था तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। उससे पहले 1394 में 1394 में ख्वाजा जहां को बिहार का शासन प्रदान किया था किसने? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक ने, जिसने सुल्तान उस सर्क की उपाधि ली। सुल्तान उस सर्क की उपाधि किसने लिया? ख्वाजा जहां ने। तैमूर लंग के आक्रमण के फलस्वरूप 1398-99 में तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का जो क्षेत्र आ गया कहां? जौनपुर राज्य का अंग बन गया। जौनपुर राज्य का अंग बना। जौनपुर में ही सरकी वंश की स्थापना हुई थी।